बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 FSC पार्ट 1। इस लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की चौथी टाइप है। इसका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। यानी पेपर में अगर आपको पूछ लिया जाए कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं तो यही होती हैं जिसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल को अंडरस्टैंड करें कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है। अगर किसी एक एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक तरफ ज़्यादा चले जाएं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम रह जाएं तो इस तरह उस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यानी जिसे आप पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक इंस्टेंट के लिए डेवलप हो जाता है। तो हम कहते हैं ये एटम या ये मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बन गया है। जब इस तरह हो कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बने, किस वजह से बने? ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन जो हैं जब घूम रहे थे तो अनइवन हो जाते हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक तरफ ज़्यादा चले जाएं, एक तरफ कम रह जाएं। तो इस तरह एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बनता है। इस तरह जो एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बनता है वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को या साथ वाले एटम को भी डाइपोल बनाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीछे वाली टाइप में हमने एक्सप्लेन किया था कि डाइपोल इंड्यूस होता है, यानी अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो तो साथ वाला जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। किसके दरमियान होगी? एक ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जो एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना था, उसने अपने साथ एक डाइपोल इंड्यूस करवाया, तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। अब इस फोर्स को मोमेंट्री फोर्स कहा जाता है, यानी लम्हे के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे थे। अब जो एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना था उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक तरफ गए और इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस तरह जो फोर्स डेवलप हुई थी वो भी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और दोबारा नई फोर्स बनेगी। इसलिए इस फोर्स को मोमेंट्री फोर्स बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बाय वर्ड ये है, मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इस फोर्स को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक अरेंजमेंट, एक डायग्राम नीचे शो किया है। तो इसमें सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर एक हीलियम एटम है जिसके ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो की गई है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एक तरफ चले गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन कम है या नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई हीलियम एटम इस तरह हो जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो जब एक एटम के ऊपर चार्ज आया हुआ है तो वो साथ वाले एटम के ऊपर चार्ज डेवलप करवा सकता है, जैसा कि आपने पीछे वाली टाइप में पढ़ा था। तो जब इस तरह एक इंस्टेंट के लिए बना हुआ डाइपोल है वो दूसरे जिसके ऊपर कोई डाइपोल नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, दूसरे एटम को भी डाइपोल बना सकता है। जो दूसरा एटम डाइपोल बनेगा तो हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस हो गया है। तो आप राइट साइड पर देखें तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने अपने साथ एक डाइपोल इंड्यूस करवा दिया है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलेंगे। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ था। उसके इलेक्ट्रॉन जब घूमकर वापस आएंगे तो इंड्यूस डाइपोल का जो इलेक्ट्रॉन वाला एंड है
वहाँ पर वो आकर रिपल्शन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल का इलेक्ट्रॉन वाला एंड था वहाँ से फोर्स टूट जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन भाग के दूसरी तरफ चले जाएंगे। और जो नीचे डायग्राम आपको दिखाई है बिल्कुल उसके नीचे आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल था उसके इलेक्ट्रॉन अब दूसरी तरफ जा चुके हैं और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के इलेक्ट्रॉन अब दूसरी तरफ आ गए हैं। तो अब फिर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। इसका मतलब है जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी वो टूटी है, तो दोबारा नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स हैं। उन चारों में से जो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये सबसे वीक हैं, इसलिए कि ये एक ही मूवमेंट में बनती हैं साथ ही टूट जाती हैं, बनती हैं साथ ही टूट जाती हैं। इसी वजह से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम बताते हैं कि फिजिक्स था एक जिसने 1930 में अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन की, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। क्योंकि उससे पहले जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहे थे वो पोलर मॉलिक्यूल्स में थी, तो ये बात सोची गई कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसा कि हीलियम्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में लंदन डिस्पर्शन फोर्स पाई जाती है। जब 2 हीलियम एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का फैलाव है, वो एटम के हर तरफ एक जैसा नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन का फैलाव एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो भी किसी तरीके से बनता है कि जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अनइवन हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। तो ऐसा इंस्टेंटेनियस डाइपोल अपने साथ वाले एटम के ऊपर जहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई थी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर इफ़ेक्ट करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ख़राब करेगा और वहाँ पर भी डाइपोल डेवलप करेगा। यानी एक डाइपोल जो एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना था वो दूसरे ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई थी उस पर इफ़ेक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेल करके वहाँ पर भी चार्ज डेवलप करवाएगा, वहाँ पर भी पोलैरिटी डेवलप करवाएगा। तो हम कहेंगे कि दूसरी तरफ जो है वो एक डाइपोल इंड्यूस हो गया है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैंने ये बात कही है कि अगर एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल फिर किसी एक ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल के करीब जाए जहाँ पर कोई पोलैरिटी मौजूद नहीं थी तो वो वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इफ़ेक्ट करेगा, उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगी। वो उन इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन बना के उसे एक साइड के ऊपर कर लेगा और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाएगा और इस तरह वहाँ पर भी डाइपोल इंड्यूस होगा। तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने उस इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ फिर बाद में अट्रैक्शन बनानी है। तो ऐसी मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान बने उसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जैसा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डाइपोल जो एक इंस्टेंट के लिए बना था उसके इलेक्ट्रॉन जब घूमते हुए वापस आएंगे तो डाइपोल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जब डाइपोल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी वो भी टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए डेवलप होती हैं। डाइपोल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो नेगेटिव चार्ज था जो एक साइड पे था वो नेक्स्ट मोमेंट में दूसरी साइड पे होगा। तो जब इस तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के बाद रहता तो वो फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो क्या करेगा, दोबारा से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं।
चूँकि पोलर मॉलिक्यूल्स में इसके अलावा और तरह की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसलिए हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को पोलर मॉलिक्यूल्स में एक्सप्लेन नहीं करते। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मोर प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि उसमें होती ही ये एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं पाई जाती। लंडन फोर्सेस जो हैं उनको डाइपोल फोर्सेस से वीक कंसीडर किया जाता है। उसकी क्या वजह है? वाई लंडन फोर्सेस आर वीकर दैन डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस में क्या होता है, एक डाइपोल परमानेंटली बना हुआ है, तो वो जो परमानेंटली बना हुआ डाइपोल है वो दूसरे डाइपोल के साथ परमानेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। जबकि लंडन फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, डाइपोल वैनिश होकर दोबारा डाइपोल बनता है। तो जब डाइपोल वैनिश हो जाता है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो जब डाइपोल की डायरेक्शन चेंज होगी तो दोबारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो लंडन फोर्स है, वो एक बार बनेगी फिर टूट जाएगी, फिर बनेगी फिर टूट जाएगी। तो लंडन फोर्सेस जो हैं ये बनती टूटती रहती हैं, जबकि डाइपोल फोर्सेस एक बार परमानेंटली डेवलप हो जाती हैं तो वो फिर वहाँ पर मौजूद रहती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और किन किन चीज़ों से लंडन फोर्सेस कम होंगी। जैसा कि हमने अभी ये बात की कि लंडन फोर्सेस डाइपोल फोर्सेस से वीक होती हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंडन फोर्सेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो लंडन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साइज़ कितना है। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कि जिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप लंडन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज़रिए लंडन फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन पर उतनी फोर्स कम है। जितना न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा उस आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली डिस्टॉर किया जा सकता है, उतना इजीली उसको दूसरी तरफ भेज के डाइपोल इंड्यूस करवाया जा सकता है। तो जितना न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, जो डाइपोल इंड्यूस होगा वो उतनी ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर सकेगा। तो जो डाइपोल ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना किसी एटम का साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम होगी, उससे जो डाइपोल इंड्यूस होगा वो ज़्यादा देर के लिए रुकेगा। जब डाइपोल जो इंड्यूस हुआ है वो ज़्यादा देर के लिए रुकेगा तो फिर वो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेगा, जिसके नतीजे में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज़ बड़ा हो जाता है। साइज़ के बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन इजी हो जाती है। डाइपोल जो इंड्यूस होता है वो ज़्यादा देर के लिए स्टे करता है, तो जितना वो ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि पोलराइज एबिलिटी का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। पोलराइज एबिलिटी का मतलब क्या है? पोलराइज एबिलिटी का मतलब है कि किसी भी एटम की अपने आप को डाइपोल बनाने की सलाहियत। अब जिस एटम का साइज़ छोटा है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन ईजी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम की पोलराइज एबिलिटी क्या है, कम है। यानी जिस एटम का साइज़ छोटा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी दूर भेज सकता है, पास ही रहेंगे, तो ज़्यादा दूर तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को भेज नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल डेवलप हुआ वो बहुत थोड़ी देर के लिए डेवलप होगा। इसी तरीके से जिसका साइज़ बड़ा है उसके इलेक्ट्रॉन दूर तक सेपरेट हो सकते हैं और डाइपोल ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह हम ये बात कहते हैं कि जिस एटम का साइज़ बड़ा है वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए डाइपोल बना सकता है, यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, अपने ऊपर पोल बनाने की सलाहियत
पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव बनाने की सलाहियत ज़्यादा है। यानी हम सिंपल ये बात बोल सकते हैं, ऐसा एटम जिसका साइज़ बड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट हो सकती है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। जिस एटम का साइज़ छोटा है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान सेपरेशन कम प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की अपने ऊपर चार्ज बनाने की एबिलिटी, तो जो अपने ऊपर ज़्यादा चार्ज डेवलप करवा सकता है उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है, जो कम करवाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। तो मैंने अभी आपको एक बात बता दी है कि पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ कम है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो अब पोलराइजेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो साइज़ ऑफ एटम को ही बोला जाएगा कि जितना साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, जितना साइज़ ऑफ एटम कम होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा। पोलराइजेबिलिटी को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोला जाता है। पोलराइजेबिलिटी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस हद तक डिस्टोर किया जा सकता है, कितना पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया जा सकता है, ये पोलराइजेबिलिटी है। जब कोई भी मॉलिक्यूल पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव में आ जाता है तो उसका डाईपोल बन जाता है। जो डाईपोल होता है उसका चैप्टर नंबर 6 में एक लास्ट टॉपिक जाके आएगा, डाईपोल मूवमेंट। तो डाईपोल मूवमेंट जो है वो हमें ये बताएगी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन कितनी हुई है। उसकी डिस्टॉर्शन को देखते हुए हम डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि पोलराइजेबिलिटी एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस हद तक डिस्टोर किया गया है। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा डिस्टोर होगा उतना जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डेवलप होंगी, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज़ पॉसिबल इन लार्ज एटम, यानी कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो सिर्फ लार्ज एटम में पॉसिबल है, जिनका साइज़ छोटा है उनकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो जितना लार्ज एटम होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसी का इफ़ेक्ट हम देखेंगे फ्लोरीन के और आयोडीन के केस में। फ्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जबकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। रीज़न क्या है इसकी रीज़न भी वही है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, पोलराइजेबिलिटी कम है, और आयोडीन का साइज़ बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। जितना आयोडीन का साइज़ बड़ा है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल बनता है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती हैं वो कम होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल बना उसका फ्लोरीन एटम का साइज़ छोटा है, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज़ भी छोटा होगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव कम आएगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी अट्रैक्शन करने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। जबकि आयोडीन एटम का साइज़ बड़ा है तो आयोडीन मॉलिक्यूल का साइज़ भी बड़ा होगा। तो आयोडीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है तो वो ज़्यादा बनाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पार्शल नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होंगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाएगा और उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गैस की फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है और मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। तो इसी तरह फ्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में इसीलिए पाई जाती है कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है, और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है -188.1 सेल्सियस, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है +184.4 सेल्सियस। Why the melting and boiling point of the halogen and noble gases increase down the group? हैलोजन और नोबल गैसेस दोनों की बात हो रही है कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। तो रीज़न अगेन वही है जो पहले बताई है, एटॉमिक साइज़ बड़ा हो जाता है, एटॉमिक साइज़ के बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होती हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है।
इफ़ेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हमने अभी ये बात कही थी कि जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी जाती हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को भी काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी अफेक्ट करते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स का क्या इफेक्ट है? ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इसी वजह से लोअर मैस हाइड्रोकार्बन जो हैं वो गैस की फॉर्म में और हायर मैस वाले हाइड्रोकार्बन जो हैं वो लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन्स का मैस कम है मतलब उनका मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, जिन हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल का मैस ज़्यादा है मतलब उसके मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा है। जितना साइज़ ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा बनेंगी, तो फिज़िकल स्टेट जो है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करती जाएगी। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ़ एटम्स के इफ़ेक्ट को देखा कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या इफ़ेक्ट करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। जो CH4 है ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, छोटा मॉलिक्यूल है। इसके बाद इथेन आता है, वो भी छोटा मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे गैस है। लेकिन अगर हम ऑक्टेन या डिकेन की बात करते हैं जिसमें 8 या 10 कार्बन हों तो उस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है। जब उसका साइज़ बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो वो रूम टेम्परेचर पर गैस नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि इससे भी बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, वाई इथेन इज़ गैस वाइल हेक्सेन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हेक्सेन लिक्विड है और इथेन गैस है। वजह क्या है? वजह यही जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इथेन के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कम हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि हेक्सेन के मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, तो एटम करीब करीब आ जाएंगे। जो भी कंपाउंड होगा वो गैस की बजाय लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चूँकि इथेन का जो मॉलिक्यूल है वो साइज़ में स्मॉल है और हेक्सेन का जो मॉलिक्यूल है वो साइज़ में लार्ज है, इस वजह से इथेन का जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम और वो कम अट्रैक्टिव फोर्स बना सकता है। इसी तरह हेक्सेन जो है उसका साइज़ बड़ा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बना सकता है। हेक्सेन जो है वो फिर इस वजह से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।